हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में, जो आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंडर। ये लिपिड्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं और इनके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स क्या होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि लिपिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे बोलते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ओके, सो लिपिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, दीज आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट। ये हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा और ये जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कभी पोलर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते, इसी वजह से ये जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। इसी वजह से इनको हाइड्रोफोबिक नेचर के भी बोला जाता है। ओके, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, ये बोल सकते हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा होगा, जब आप पानी में कोई ऑयल को यहाँ पे डालते हो। ऑयल डालने के बाद ये ऑयल कभी मिक्स नहीं होता पानी के साथ, राइट। ये ऊपर इस तरह से पैचेस बनाता है और ये तैरता रहता है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो लिपिड्स होते हैं खुद नॉन पोलर नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो लिपिड्स होंगे वाटर के साथ तो ये कभी डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, और ये नॉन पोलर के साथ आराम से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड के बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे लिपिड्स, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, उसके बाद एक एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है लिपिड्स बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। हम जानते हैं कि हमारा जो प्राइमरी फूड सोर्स होता है, जो एनर्जी सोर्स होगा, प्राइमरी एनर्जी सोर्स वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा लिपिड का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी ये देता है। लेकिन हम जब रेस्पिरेशन करते हैं उसमें एक स्टेप आता है ग्लाइकोलिसिस, जबकि यहाँ पे क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में, जो भी हमारे फूड सोर्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गया या फिर प्रोटीन्स हो गया, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा और वहाँ से हमें फाइनली एटीपी बनाना होता है। तो ये जो स्टेप है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इजीली एंटर कर सकते हैं, इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स। लिपिड भले ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हों, बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि ग्लाइकोलिसिस स्टेप में कार्बोहाइड्रेट्स इजीली एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा लिपिड्स के। सबसे पहला है फैट्स, फिर कुछ ऑयल्स होते हैं, फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में आप लोग जानते हो, जो सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है मेम्ब्रेन, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये आपके लिपिड्स होते हैं। उसके बाद फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है, ओके, जिंजली ऑयल है, सिसेम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे के सारे ऑयल्स कैटेगरी में आएंगे और वो सारे के सारे लिपिड्स होते हैं। उसके बाद चीज़ है, ओके, चीज़ हो गया, ये सब जो आते हैं ये फैट्स के अंडर आ जाएंगे। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह से लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन जो है आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड्स जो होगा ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड होता है, जो इससे मिल के जो लिपिड्स हैं वो बनते हैं। और फैटी एसिड क्या होते हैं, ये सिंपल आर ग्रुप होता है, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। ये जो आर ग्रुप्स होते हैं वो मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं और हायर नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 1 से लेके 19 कार्बन यहाँ पे अटैच्ड हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हमने बोला कि एक R ग्रुप होगा, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा। तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक कार्बन स्केलेटन है, आपको दिख रहा है। तो ये कार्बन स्केलेटन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया एक फैटी एसिड। ओके, इसी तरह से सिंपल होते हैं आपके फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड में ये जो R ग्रुप है ये आइदर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर 1 से लेके 19 कार्बन तक यहाँ पे ये रह सकते हैं। ऑलराइट, एनसीईआरटी में 2 फैटी एसिड के बारे में बात किया गया है, वहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका पामिटिक एसिड। ओके, पामिटिक एसिड्स जो होंगे वो 16 कार्बन होंगे उसमें। तो अगर 16 कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ऐड करके हमें 16 कार्बन बनाना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं। एक यहाँ पे CH3 ग्रुप मैंने लिखा, तो एक कार्बन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 14 कार्बन है। ओके, 14 और ये 1 हो गया 15, और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा जिसमें एक कार्बन है। ये सब मिला के हमारे पास टोटल 16 कार्बन आ रहे हैं। ये है स्ट्रक्चर आपका पामिटिक एसिड का, सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद एक और फैटी एसिड के बारे में बात किया गया है जो है आपका एराकीडोनिक एसिड। और ये जो एराकीडोनिक एसिड है ये 20 कार्बन के फैटी एसिड होते हैं। अगर हम 20 कार्बन का कोई फैटी एसिड लिखेंगे तो सेम इसी तरह से अगर हम लिखें तो ये टोटल यहाँ पे 1 कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे COOH ग्रुप डेफिनेटली एक आएगा, 2 कार्बन हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें 18 कार्बन चाहिए, राइट। तो टोटल मिला के हमारे पास 20 कार्बन हो जाएंगे। तो ये था सिंपल फैटी एसिड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। उसके बाद अगर बात करें तो जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे। तो देखते हैं कि ये किस तरह से क्लासीफाई होते हैं। इनको 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। आइदर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें डबल बॉन्ड्स एब्सेंट होंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होंगे उनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है, और ये R ग्रुप में कार्बन टू कार्बन जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, उनमें सारे के सारे में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये एग्जाम्पल में आपको कई सारे डबल बॉन्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसे हम बोल देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, अगर मिनिमम एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो भी हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। ओके, तो ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके कार्बन चेन स्ट्रेट होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो कार्बन चेन्स होते हैं उनमें किंक प्रेजेंट होता है और यहाँ पे बेंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको स्टीयरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखो ये कार्बन चेन जो है ये आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल थर्ड में आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में बेंडिंग दिख रहा है, राइट। तो ये जो बेंडिंग होता है इसी को किंक बोला जाता है, और ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड होंगे। जैसे कि हम अगर बात करें जो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर में जनरली आपके चीज़ होते हैं। ओके, चीज़ हो गए या फिर हो गए हमारे बटर, ये सारे के सारे हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल।
लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं, जिंजली ऑयल्स होते हैं, सिसेम ऑयल होते हैं। ये सारे के सारे आपको लिक्विड मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे, और वो सारे में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लोअर मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड जो होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, सैचुरेटेड में पामेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, और अनसैचुरेटेड में आपके पास है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ये जो लिनोलिक एसिड होते हैं ये जनरली आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ये लिनोलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे इनके 2 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इनको जनरली MUFA भी बोला जाता है। उसके बाद एक और आता है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको PUFA पूफा भी बोला जाता है। ओके, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा पूरे के पूरे फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मोर देन 1 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल था लिनोलेनिक एसिड का, राइट। ये लिनोलेनिक एसिड में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे तीसरा डबल बॉन्ड है, ये 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कैटेगरी में। ओके, जैसे कि लिनोलिक एसिड अभी हमने देखा। एक और आता है आपका जो एराकिडोनिक एसिड जो हमने डिस्कस किया था, राइट, जो कि 20 कार्बन के होते हैं एराकिडोनिक एसिड, वो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंडर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिया है जिसके एग्जाम्पल होते हैं आपके ओलिक एसिड। ओके, तो ये था किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड है कि सिंगल डबल बॉन्ड है उसके बेसिस पे। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन भी हो सकता है आपका फैटी एसिड का, जो है आपके एसेंशियल फैटी एसिड, और दूसरा हो सकता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होंगे ये जो है एनिमल्स के बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमें बाहर से ये फैटी एसिड्स को लेना बहुत ज़रूरी है, वरना डेफिशिएंसी हो जाएगी, बाकी हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो एज इट इज़ नहीं चल पाएगा। लेकिन जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं, इसीलिए हमें इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो एसेंशियल फैटी एसिड में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका लिनोलिक एसिड। ओके, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो लिनोलिक एसिड होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स में मिलते हैं, रिच पाए जाते हैं वो वेजिटेबल ऑयल्स में, जैसे कि हम लोग नॉर्मली कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। सनफ्लावर ऑयल हो गया या फिर आपके सीसेम ऑयल्स हो गए या कैस्टर ऑयल्स, ये जो होते हैं हम यूज़ करते हैं उनको, उनमें जो है लिनोलिक एसिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं कि ये किस तरह से ग्लिसरॉल के साथ ये जो फैटी एसिड्स हैं ये रिएक्ट करते हैं और फाइनली हमें लिपिड मॉलिक्यूल देते हैं। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ इसका स्ट्रक्चर अगर जनरल स्ट्रक्चर में इस तरह से बनाऊँ तो ये इस तरह का मिलेगा आपको। इसके साथ फैटी एसिड्स के जो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, ओके, COOH ग्रुप, राइट, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये इसका
आर ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आर ग्रुप है, ये एक कार्बन स्केलेटन है। तो ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये ग्लिसरॉल का एक OH मॉलिक्यूल, एक H मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH मॉलिक्यूल है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक OH रिमूव होगा और यहाँ पे एक H रिमूव होगा, तो फाइनली एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया, वैसे ही हमें एक नया स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ पे हमने बात किया था सेकंड कार्बन पे रिएक्शन हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एज इट इज़ ये रहेगा। ओके, जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह का यहाँ पे। ओके, ये जो लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, ये लिंकेज है आपका एस्टर लिंकेज और एस्टर बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं तो फाइनली एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक लिपिड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी सवाल ये मन में आता होगा कि क्या एक ही फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक OH है। ओके, और इस कार्बन के पास भी एक OH है, राइट। तो इन दोनों के साथ भी ये रिएक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्लिसरॉल हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ एक ही तरह के फैटी एसिड रिएक्ट करें, राइट। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ ये जो OH ग्रुप है, इसके साथ एक फैटी एसिड रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ दूसरा फैटी एसिड रिएक्ट कर सकता है, और ये थर्ड OH मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, इसके साथ तीसरा फैटी एसिड भी रिएक्ट कर सकता है। 3 अलग अलग फैटी एसिड्स भी इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था कुछ बेसिक्स आपके लिपिड्स, फैटी एसिड्स के बारे में। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड हम दूसरे वीडियो में बात करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।